नमस्कार मित्रों, आज देखो अपन बात करने जा रहे हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से। आप लोग यहाँ पर देखो एनिमेशन के माध्यम से देख पा रहे हो कि आज वाला भी अपन जो टॉपिक है उसको भी अपन कंप्लीट डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से ही समझने वाले हैं। अब देखो आपकी छोटी सी दिक्कत आती है मेरे प्रति कि मेरी जो गति है पढ़ाने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज है। तो आपको शुरू में ही देखो सजेस्ट करना चाहूंगा कि यूट्यूब जो आपको स्पीड का ऑप्शन देता है, ऊपर 3 बिंदियां उन पर आप क्लिक करोगे तो आपको स्पीड कंट्रोल का एक ऑप्शन मिलता है जो नॉर्मल पे रहता है जनरली। आप उसको 0.25 या 0.50 जो भी आपको सूट करे आप उस पर देख सकते हो। ठीक है, मेरी स्पीड देखो ये रहने वाली है। अब बात करते हैं आज वाले इस टॉपिक की। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा रेस्पिरेशन कहते किसको है, श्वसन किसको कहते हैं। मेरा ऑफलाइन बैचेस का जो अनुभव वो 100% यही बताता है कि आप लोग केवल इतने जानते होंगे या आप लोग इसको श्वसन बोलते होंगे कि सांसों का अंदर लेना और गैसों का बाहर छोड़ना, इसको श्वसन कहते हो। सरासर गलत है, यहीं पर आप गलत हो। आप देखो ये जो आपको एक और खास बात बताऊं, ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर जिसको अपन मानव तंत्र बोलते हैं, ये बड़ा एक टॉपिक आता है। श्वसन पढ़ो, पाचन पढ़ो, रक्त परिसंचरण पढ़ो, जनन पढ़ो, उत्सर्जन पढ़ो, कंकाल तंत्र पढ़ो, आपके अंतस्रावी तंत्र पढ़ो, आपके जो और भी बहुत सारे तंत्र है, इन सबको आप अलग अलग देखो पढ़ोगे, लेकिन प्रश्न कितना आता है, केवल और केवल एक प्रश्न इससे आता है। तो बड़ा ये चैप्टर है, बड़ा एक पूरा का पूरा टॉपिक है और प्रश्न इससे केवल एक आता है। अब ऐसे में आपको आपका अधिकांश समय इसके ऊपर नहीं देना है। अगर आप कांस्टेबल, पटवार या किसी भी रीट के लिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो टाइम है वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना आप अपने सिलेबस को किस प्रकार से कवर करते हो, ये इंपॉर्टेंस रखता है। देखो मैं इसीलिए एनिमेशन वाली वीडियो जो वो लेकर आने लग गया आजकल। क्यों? क्योंकि देखो बड़े टॉपिक है, इनमें अगर अपन ज्यादा टाइम खपाएंगे तो बाकी टॉपिक्स के लिए अपने पास टाइम बचेगा नहीं। अगर आप एनिमेशन के माध्यम से एक बार उस चीज को एनिमेशन से समझ लेते हो, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा फिर दोबारा कभी उसको रिपीट करने की। इसलिए इस वीडियो को देखो ध्यान से समझना। मैं आपको पूरा रेस्पिरेशन एक एनिमेशन वीडियो के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे जाके। ठीक है, अब देखो शुरुआत में अपन बात करते हैं श्वसन कहते किसको है। तो आप लोग हमेशा सरासर गलत ही पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। ठीक है, आज अपन देखो उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। श्वसन असल में कहते किसको है, अपन कहते हैं हमारी कोशिकाएं खाती है ग्लूकोज को। ठीक है, अब उस ग्लूकोज के ऊपर अटैक किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो अब यहीं से श्वसन की परिभाषा बन गई कि ग्लूकोज पर ऑक्सीजन के आक्रमण के द्वारा ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा के रूप में टूटना ही श्वसन कहलाता है। बस यह है ऊर्जा आपकी श्वसन की परिभाषा। ध्यान रखना, आप इतने दिन जो बोलते आ रहे थे वो सारी परिभाषाएं थी गलत। सांसों का अंदर लेना, बाहर छोड़ना, इसको श्वसन नहीं कहते। इसको कहते तो इसको ब्रीदिंग कहते हैं, स्वातन कहते हैं, श्वसन नहीं कहते। ठीक है, तो स्वातन या ब्रीदिंग अगर आपसे कोई पूछे तब तो आप बताओगे कि गैसों का अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये स्वातन यानी ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग की आपको दर भी पता होनी चाहिए। जो मनुष्य है अगर सामान्य है, वो बीमार नहीं है, तभी जो ब्रीदिंग की रेट होती है ये सामान्य तो होती है लगभग 15 से 16 ब्रीदिंग पर मिनट। लेकिन अगर वो बीमार है यानी सांस संबंधी अगर उसको दिक्कत है, वर्तमान में कोरोना चल रहा है तो कोरोना के अंदर श्वसन तंत्र संबंधी विकार होते हैं, तो ये जो रेट है श्वसन की ये 30 तक चली जाती है ना। अगर आप नवजात शिशु की बात करते हो तो नवजात शिशु के अंदर 45 होती है दर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है वो 45 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेता छोड़ता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली जो जनरल बात है उसकी। अब अपन देखो इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि श्वसन जो काम किस प्रकार से करता है, कौन कौन से श्वसन तंत्र के अंदर अंग आते हैं जो कि मिलकर इस पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं। देखो डिटेल से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करूं नाक की, सबसे बाहर आपको ये दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे नाक कितने होते हैं तो नाक हमेशा एक होता है। नासा छिद्र जो है वो एक जोड़ी होता है यानी संख्या में 2 होते हैं। ये जो बीच में आपको एक उपास्थि दिख रही होगी, इस उपास्थि के द्वारा दोनों नासाछिद्र अपने अलग होते हैं। तो इस उपास्थि का नाम आपको ध्यान में रखना, हाइलिन उपास्थि इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नासाछिद्र के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, बाल। अब ये बाल करते क्या है, आपने जो सांस वातावरण में जिसमें आप ले रहे हो उसके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी के कण हैं, उनको यही रोकने का काम करते हैं। अगर वो अंदर चले गए तो अंदर जाके समस्या उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर होते सीबेशियस ग्रंथियां। आपने देखा होगा कि अपने बाल्यकाल के अंदर एक पीला गाढ़ा द्रव्य आपका निकलता होगा और आप में से कुछ मेरे शिष्य ऐसे भी होंगे जो उसका सेवन भी किया करते होंगे। छी, उस जो द्रव है उसका स्त्रावण कौन करते हैं, सीबेशियस ग्रंथियां करते हैं। जब भी आपको कभी जुकाम लगती है तभी सीबेशियस ग्रंथियां एक्टिव होती है और पीले रंग के गाढ़े द्रव का स्त्रावण करती है। ठीक है, तो आपको बताइए इसको आप अपनी भाषा के अंदर बोलते क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे मैं देखो चलता हूं। यहां पर आपने देखा एनिमेशन के माध्यम से जब अपने सांस ले तो धूल मिट्टी कण यहीं रुक गए। आगे अपने जो गैसें हैं वो जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा ऑक्सीजन जा रही है,
अभी सिर्फ गैसों का मिश्रण जा रहा है, ऑक्सीजन जो है वो अलग होगी हमारी कुपिकाओं के अंदर, जो कि आगे आएगी एल्वेओली जिसको अपन बोलते हैं। अब यहां से ये आगे गई अपनी गैस है, यहां पर जो आपका गला है यहां पर होती है अपनी ग्रसनी, ठीक है। इस ग्रसनी के देखो नीचे होता है घाटी टाइपी ढक्कन जिसको आप बोलते हो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि जब आप सांस को अंदर ले रहे होते हैं उस समय एपिग्लोटिस खुलता है, श्वास नली को खोल देता है, यानी मार्ग जो है वो श्वास नली की ओर खोल देता है। भोजन जो आप करते हो जिसको आप यहां बोलते हो ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नाल जिसको आप बोलते हो, उस ग्रास नाल को पैक कर देता है ताकि जो गैसें हैं वो ग्रास नाल में नहीं जाकर सांस नाल में चली जाए। अब इसका देखो महत्वपूर्ण काम कब होता है, महत्वपूर्ण रोल तब होता है जब अपन खाना खाते हैं। तो अगर खाना खाते समय खाने का कुछ अंश हमारे यदि श्वास नली के अंदर चला गया तो दिक्कत कर देगा, क्योंकि श्वास नली के अंदर केवल गैसें जानी चाहिए, भोजन नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में क्या करता है एपिग्लोटिस कि जब अपन भोजन को निगल रहे होते हैं उस समय श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली जो उसको खोल देता है, जिससे भोजन केवल ग्रास नली में चल जाता है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा भोजन श्वास नली के अंदर चला जाता है, तब होता क्या है, हिचकियों का नाम सुना होगा। अब आपको साइकोलॉजी वाले सभी कहते होंगे कि जो हिचकियां हैं वो कोई जब आपको याद करता है तब आती है। ऐसा नहीं है, जब कभी भी भोजन का कोई छोटा सा टुकड़ा आपकी श्वास नली के अंदर चला जाता है तब हृदय नाराज हो जाता है, सॉरी आपका जो फेफड़े हैं वो नाराज हो जाते हैं। अब फेफड़े कहेंगे किसको, अपने असिस्टेंट को। असिस्टेंट फेफड़ों का होता है हमारा डायफ्राम। ये डायफ्राम के पास जाएंगे, डायफ्राम को बोलेंगे कि भोजन का जो टुकड़ा है वो अंदर प्रवेश कर चुका, उसको बाहर निकालना है। अब उसको बाहर निकालेगा डायफ्राम कैसे, बार बार डायफ्राम के अंदर संकुचन शीतलन होगा, जिसको आप कहते हो हिचकी आना। और इस हिचकी आएगी जब आपको जो हिचकी की आवाज है उसके जरिए क्या होगा, जो भी आपको भोजन का टुकड़ा अंदर जा चुका उसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा और वो प्रेशर लगने से बाहर आ जाएगा और आपकी श्वास नली भोजन मुक्त हो जाएगी, ठीक है। श्वास नली की अपने देखो बात करिए, यहाँ पे श्वास नली जो होती है इसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबाई की होती है। श्वास नली जो होती है ना बहुत ही कोमल, बहुत ही लचीली, बहुत ही नाजुक होती है। अब अगर इतनी नाजुक है तो अगर ये पिचक गई तो हम तो पलायन कर जाएंगे ना। तो इससे बचने के लिए इसके ऊपर होते हैं सी आकार के हाइलिन उपास्थि के बने हुए छल्ले जो कि इसको पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। अब देखो आप यहां पर देख पा रहे हो संरचना, ये जो श्वास नली आगे चलकर दो टुकड़ों के अंदर बढ़ती है जिसको अपन बोलते हैं श्वसनी, ठीक है। अब ये जो श्वसनी है अपने अपनी ओर के फेफड़ों के अंदर जाती है। अब फेफड़ों की मैं आपको बता दूं संख्या के अंदर अपने पास 2 फेफड़े होते हैं, ये आपका दायां फेफड़ा, वो आपका बायां फेफड़ा। जो दायां फेफड़ा होता है इसके अंदर 3 पालियां होती है, इसके 3 भाग होते हैं, जबकि जो आपका बायां फेफड़ा है उसके केवल 2 ही भाग होते हैं, ठीक है। जो आपका दायां फेफड़ा है वो लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि बायां फेफड़ा चूंकि इस साइड में हृदय होता है अपना, तो हृदय को जगह देने के लिए आपको जो बायां फेफड़ा वो आकार में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अब बात करें जो ये आपकी श्वसनिकाएं आई है ये अपने अपनी ओर के फेफड़ों के अंदर खुल गई, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक श्वसनिकाओं के अंदर ये टूट जाती है। अब इनके अंदर देखो इनके छोर के ऊपर होती है कुपिकाएं, गुब्बारे नुमा संरचना होते हैं जिनको एल्वेलो या फिर वायु कुपिकाएं अपन बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, रक्त वाहिनियों का बहुत सारा जाल होता है। अब ये जाल करता क्या है, जो आपने गैसें अंदर ली है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन होगी यहां पर ब्लड आएगा और ब्लड के अंदर आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणु को बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, टेट्रा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको अपन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेगा और पूरी बॉडी के अंदर रक्त के माध्यम से उसका परिवहन कर देगा। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी यहां से आएगी और यहां से अलग होकर फेफड़ों के माध्यम से नाक से होती हुई, नासक रस्नी से होती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो श्वसन की जो प्रक्रिया अपन यहां तक तो पहुंच चुके, कितने चरणों में होती है। अब मैं जो डिटेल जो प्रश्न आते हैं वो आपके यहां से आते हैं, देखो इसको ध्यान से सुनना। श्वसन की प्रक्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण इसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन। देखो बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है, हम गैसों का आदान प्रदान बाह्य वायुमंडल से करते हैं, इसको अपन बोलते हैं बाह्य श्वसन, बस खत्म। दूसरा नंबर 2 पर आता है परिवहन। परिवहन का काम देखो कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड के अंदर आपको पता है आरबीसी होती है, आपकी जो ऑक्सीजन है ना 70% ऑक्सीजन का परिवहन करता है आपकी जो आरबीसी होती है उसके अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन। देखो आपको आपकी कोशिकाओं के अंदर या आपको जो ये लक्ष्य वाली ये जो फालतू की गाइड होती है इनके अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि जनरली जो आपने आज तक सीखा उसके अंदर आपने केवल इतना समझा होगा कि जो आपकी हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और CO2 भी उसके साथ आती है, बस इतना बात खत्म। लेकिन नहीं, आपको प्रो लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा हूं मैं, प्रो लेवल पे ले जाके समझा रहा हूं। आपके ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है 70% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, जो बची हुई 30% ऑक्सीजन है ना उसका परिवहन करने का काम करता है आपके ब्लड के अंदर उपस्थित प्लाज्मा। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा होते क्या है, डिटेल से अपन बात करें किसमें, जब अपन पढ़ेंगे ब्लड को, यानी अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे ना उस समय आपको डिटेल से उसकी बात करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ देखो ये तो ऑक्सीजन की बात होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से लगभग 20 से 25% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना इसका परिवहन आपका हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन 70% अराउंड 70% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है इसका परिवहन होता है बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा।
ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, और शेष जितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच गई उसका परिवहन आपका करेगा कौन, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी थी। ये हो गया आपके श्वसन का दूसरा चरण। मैं बात करूं यदि श्वसन के तीसरे चरण की, तो देखो श्वसन का जो आपका तीसरा चरण है उसके अंदर होता है आपका अंतःश्वसन। आंतरिक श्वसन या अंतःश्वसन कैसे होता है, आपके ब्लड और जो आपके उत्तक है उनके बीच में आपस में गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ये कहलाता है आपका अंतःश्वसन। चौथा और जो लास्ट स्टेप आपका होता है श्वसन का, वो होता है आपका कोशिकीय श्वसन। देखो कोशिका के अंदर क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज का अणु है, कोशिका का भोजन है ग्लूकोज, उसके ऊपर ऑक्सीजन का होगा अटैक। जब देखो आप, मैं यहाँ पे आपको बता भी रहा हूं साथ साथ में, ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन का जब अटैक होगा तब होगा क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनेगा, एक नहीं वो जितने बनेंगे, आप यहाँ पर जब पूरी रिएक्शन अपन इसको संतुलित करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल का अणु बनेगा और आपके एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो बिना ऊर्जा के तो श्वसन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऊर्जा के लिए ही तो अपन श्वसन करवा रहे हैं। आपने भोजन किया, आपका ग्लूकोज अंदर चला है, कोशिका के पास पहुंच चुका, लेकिन उस ग्लूकोज का काम क्या होगा, आपकी कोशिका ऊर्जा प्रदान करना, और ऊर्जा कब मिलेगी उसको, जब अपन श्वसन के जरिए उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये आपका चौथा चरण था और इसी के साथ आपका श्वसन जो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न है वो तो समाप्त हुए नहीं ना, उन प्रश्नों के अपन को बात करते पड़े। शानदार शानदार कुछ प्रश्न है, जैसे मैं एक प्रश्न की बात करना चाहूंगा कि हृदय नहीं, आपके जो मनुष्य है इनके अंदर जो श्वसन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो कौन है। ध्यान रखना, वायु जो कुपिकाएं थी ना, मैंने आपको यहां पर बताया था, फेफड़ों के अंदर अपन ने देखा था एंड के छोरों के ऊपर जो गुब्बारे नुमा संरचना है उनको अपन बोलते हैं वायु कुपिकाएं। तो वायु कुपिकाओं को मानव के श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले मेंढक में श्वसन जो है वो किस रूप में होता है, तो ध्यान रखना मेंढक के अंदर श्वसन जो विसरण के द्वारा होता है, उसकी त्वचा करती है। मछलियों के अंदर आपको पता, छोटी क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, गलफड़ों के द्वारा मछलियां क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ और भी प्रश्न यहां पर निकल कर आते हैं श्वसन दर से संबंधित, जो कि मैंने आपको बता दिया। लगभग जो सामान्य मनुष्य होता है, जो वयस्क की यदि मैं बात करूं, तो लगभग 15 से 16 श्वसन दर उसकी होती है प्रति मिनट की मैं बात कर रहा हूं। भ्रूणीय अवस्था के अंदर देखो श्वसन के अंदर जो आपका श्वसन होता है उसके अंदर स्वातन नहीं होता। ये भी देखो एक अच्छा प्रश्न बनता है कि स्वातन की प्रक्रिया किस अवस्था में नहीं होती। भ्रूणीय अवस्था के अंदर जब तक बालक रहता है या बालिका रहती है उसके अंदर केवल और केवल क्या होता है, श्वसन होता है। स्वातन की प्रक्रिया यानी ब्रीदिंग उसके अंदर नहीं होती है, वो प्लेसेंटा के थ्रू श्वसन करते हैं। तो मित्रों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था श्वसन तंत्र, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल से इस एनिमेशन के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आपके जो प्रत्येक डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि कोई भी आपकी शंकाएं रहती है तो आप नीचे जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। शीघ्र उन सभी समस्याओं का मैं समाधान करने की प्रयत्न या कोशिश जो है मैं करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सभी को पता है करना क्या है। अगर नहीं पसंद आती तो आप अपनी जो प्रतिक्रिया नीचे कमेंट के माध्यम से दे, डिसलाइक जो बटन है उसका भी आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में या रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।